हम बड़े होने के बाद क्या करें? नौकरी करें में फिर बहुत सारे ऑप्शंस, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, किसी स्टार्टअप में नौकरी कर लें, सिविल सर्विसेज में जाएं, कोई और नौकरी कर लें, एकेडमिक्स में चले जाएं। एक तो ये सवाल, और दूसरा ये सवाल कि क्या हम अपना स्टार्टअप शुरू कर दें, कुछ अपना उद्यम शुरू कर दें। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल की पीढ़ी को एक शब्द बड़ा अच्छा मिल गया, स्टार्टअप। हमारी पीढ़ी ने भी स्टार्टअप किए। मुझे 2 साल पहले ही पता लगा कि जो मैं कर रहा हूँ कई साल से वो स्टार्टअप ही होता है। वरना मैं 2 साल वरना तो मैं 3-4 साल से बड़ा परेशान था कि पूरा देश स्टार्टअप कर रहा है और हमने कभी किया ही नहीं। तो मुझे एक बार गूगल पे जाके सर्च करना पड़ा कि स्टार्टअप क्या होता है, व्हाट इज स्टार्टअप। तो पता लगा स्टार्टअप का मतलब अपना काम करना, इतना ही होता है। तो फिर मैं समझ गया कि अच्छा। तो मैंने 1-2 पढ़े लिखे लोगों से पूछा, तो जो मैं करता हूँ क्या वो स्टार्टअप हो सकता है? बोले हाँ वो स्टार्टअप है, आपको सक्सेसफुल स्टार्टअप है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने ये काम कर लिया। वरना दुविधा रहती कि सारी दुनिया कुछ कर रही है और हमारे वर्तमान सरकार उस पर इतना जोर दे रही है और हमने किया ही नहीं वो काम। आप लोग संयोग से हमारे पूरे भारतीय इतिहास के उस दौर में हैं। मैं इस पे आता हूँ 2 मिनट के बाद, इस वाक्य को पूरा करूंगा। उससे पहले एक संकेत करता हूँ। हर देश में जो इकोसिस्टम है उसमें सपने अलग अलग होते हैं, और ये आपके सपने दरअसल आपके सपने होते नहीं है। आपके सपने आपके समाज के सपने होते हैं जो उसने आपके मन में बैठा दिए। ऐसा संयोग नहीं है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बच्चे आमतौर पर सिविल सेवक बनने के मूड से ही आते हैं। और यदि मैं उनसे कहूँ कि कभी अपना स्टार्टअप सोच के देखो, तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आता है कि मैं क्या सोच रहा था और आप मुझे किस लायक समझ रहे हैं। क्योंकि उनको जो वैल्यू सिस्टम है जो सोसाइटी ने दिया है वो सिविल सर्वेंट बनने का ही है। उनके लिए उससे बड़ा कोई सपना है नहीं। लेकिन जब मैं गुजरात के लोगों से मिलता हूँ, विशेष रूप से मारवाड़ी या सिख समुदाय के लोगों से मिलता हूँ, तो उनसे नौकरी की बात कर रहा हूँ, हंसने लगते हैं कि नौकरी क्यों करेंगे, धंधो करेंगे, धंधो अपना काम करेंगे, भाई अपना ही उद्यम करेंगे। सारा खेल वैल्यू सिस्टम। हम उस समाज के लोग हैं जहाँ ज्यादा पैसा कमाने का सम्मान ज्यादा नहीं है। आप कितना ही पैसा कमा लें, लोग आपको सम्मान देंगे नहीं जब तक आप उससे बड़ा कुछ नहीं कर लेंगे। लेकिन कई देश ऐसे हैं, कई समाज ऐसे हैं जहां पर धनी होना, सफल उद्यमी होना अपने आप में एक सक्सेस की निशानी है। मैं एक एग्जांपल देके बात करूं। मुझे एग्जांपल देने की बहुत बीमारी है, उसी से बात समझाना आसान भी लगता है मुझे। मैं अभी करीब 12-13 दिन अमेरिका में रहा। मैं 5 विश्वविद्यालयों में गया सिर्फ उनका सिस्टम समझने के लिए। उनमें से 2 में मुझे निमंत्रण था, 3 में मैं बिना बोले पहुंच गया कि मैं देखना चाहता हूं कि कैसे आप लोग काम करते हैं। तो वहां के कुछ स्टूडेंट्स, कुछ प्रोफेसर से परिचय था, तो उनके साथ मैंने पूरा विश्वविद्यालय देखा, समझा, कुछ बच्चों से मिला, उनके सपने पूछे, उनके पढ़ने का तरीका पूछा, प्रोफेसर से पढ़ाने का तरीका पूछा। पर्पस ये था कि कल को अगर मैं कोई विश्वविद्यालय शुरू करूं, जो कि मेरा एक सपना है, तो मेरे पास एक टेम्पलेट हो या कई टेम्पलेट्स हों कि एक अच्छा विश्वविद्यालय कैसा होता है और बच्चों की पूरी ग्रूमिंग का तरीका क्या होना चाहिए। तो उन्होंने सब मुझे बताया। मैंने वहाँ जो बिजनेस पढ़ रहे थे, 1-2 बच्चे जिन्होंने बिजनेस स्टडीज पढ़ा हुआ था मास्टर्स लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पर, मैं अच्छे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं यूटी ऑस्टिन की बात कर रहा हूँ, मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी के रॉस स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर पढ़ना किसी के लिए बहुत बड़ा सपना हो सकता है। वहाँ जिन लोगों ने बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई की, उनसे मैंने खूब बातें की, 1-2 घंटे बात की, और अंत में एक कठोर सवाल पूछा। मैंने कहा 2 बातें बताना सीधे सीधे। एक तो ये कि यहाँ से पढ़ने के बाद क्या पैकेज मिलेगा तुम्हें। वो थोड़ा चौंक जाते थे कि कितना सीधा सवाल पूछ लिया। मैंने कहा इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता तो हो कि यहाँ आप आए तो उसका फायदा है कि नहीं है। तो उनमें से कुछ ने, मैं स्पेसिफिक नहीं होऊंगा क्योंकि उनकी प्राइवेसी का मामला भी है, 1-2 लोग जो मास्टर्स में काफ़ी अच्छे लेवल पर थे, पूरी स्कॉलरशिप पर गए हुए थे, उन्होंने बताया कि सर हमने जो यहाँ खर्च किया है, मतलब जो बिना फेलोशिप वाले लोग खर्च करते हैं, वो करीब भारतीय करेंसी में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच का खर्चा हो जाता है 2 साल की पढ़ाई करने का। स्कॉलरशिप है तो अलग बात है, नहीं तो इतना खर्चा हो जाता है। तो मैंने कहा उसके बाद होगा क्या? बोले सर हम जो डिग्री कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो जब हम उतरेंगे बाजार में तो हम मान के चलते हैं कि हमें 1-8 साल के अंदर अंदर 2 लाख USD का एनुअल पैकेज मिल जाएगा, जिसका मतलब वही 1.5 से 1.6 CR के आसपास का पैकेज मिल जाएगा। और हमारे खर्चे हैं, लोन है थोड़ा थोड़ा, वो सब हम 3 साल में चुका देंगे। खर्चा भी वहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन हम साल में 60-70 लाख रुपए बचा लेंगे, 3 साल में सारा लोन चुका देंगे। तो 2 साल की पढ़ाई का बोझ 3 साल में उतरेगा। उसके बाद हम लगभग $2 लाख हर साल कमाएंगे और लगभग $1 लाख साल का बचा लेंगे, जो कि भारत के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आय का मामला है। तो वैसे हम बहुत खुश यहाँ नहीं हैं क्योंकि सोशल लाइफ वैसी नहीं है हमारी, बट स्टिल फाइनेंशियली वी विल बी सो गुड दैट वी कैन बी हैप्पी।
ऑन दैट ग्राउंड। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा वाह क्या बात है, आप खूब सफल हों, अच्छे उद्यम करें, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर तो पता नहीं क्या होने वाला है, बाद में 2 लाख से बढ़ के 2.25 होगा, 2.5 होगा। मैंने कहा सीधे बताओ कि 20 साल बाद कितना होगा। काफ़ी सोच के बोले कि सर जो 2-3% लोग हैं सबसे शानदार, वो 20 साल बाद शायद $3 लाख के आसपास भी आ जाएंगे, 2.5 करोड़ कमा लेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो भारत का हर बच्चा वहाँ जाके करोड़पति हो जाए, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। सारा मैं खर्च तो ना करेगा, यहाँ भी तो भेजेगा वापस करके, तो रेमिटेंसेस हमारे पास आएंगी तो हम इस बात से खुश हो सकते हैं। फिर कल मैं न्यूयॉर्क में था, तो वहाँ से जब मैंने टैक्सी पकड़ी JF कैनेडी एयरपोर्ट के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं जब टैक्सी में जाता हूँ तो जो टैक्सी ड्राइवर है उससे खूब गप्पे मारता हूँ, आधा 1 घंटा, वो पक जाता है मुझसे बात करते करते। तो मैंने उसको पकड़ लिया। ये जो बच्चा था, अच्छा अमेरिका में टैक्सी चलाने वाला आपको अमेरिकन तो आमतौर पर नहीं मिलेगा, 10 में से 1 मिलेगा, बाकी 9 विदेशों के लोग मिलेंगे जो ग्रीन कार्ड पे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं और अपनी रोजी रोटी वहाँ कमा रहे हैं। लेबनान के मिलेंगे, कुवैत के मिलेंगे, और जो मुझे कल मिला काजिकिस्तान का, हाँ काजिकिस्तान का, मेरा ताजिकिस्तान का सॉरी मिला। प्यारा सा बच्चा था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, अच्छा सा नाम था पर मुझे याद नहीं है क्योंकि नाम कुछ अलग किस्म का था। अगर आपको बहुत शौक है तो मैंने नाम नोट कर लिया था, मैं नोट कर लेता हूँ खटाक से, ताकि मैं बाद में केस स्टडी की तरह उसे कहीं कोट कर सकूं, क्योंकि मेरा काम ही ये है कोट करना जगह जगह जाके। तो मैंने देखिए, मैंने एक नोट बना रखा है, टेकअवेज ऑफ USA ट्रिप 2023। उसमें जो आखिरी स्टडी है वो है टैक्सी टू JFK एयरपोर्ट। उसका नाम था गाई राटी, 23 साल का बच्चा था, ताजिकिस्तान से। मैंने उसको इंग्लिश नहीं आती थी, ताजिक भाषा आती थी जो मुझे नहीं आती थी, उसे हिंदी भी नहीं आती थी। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि इशारों की भाषा में काम चलता है फिर थोड़ी देर के बाद तो, और इशारों की भाषा यूनिवर्सल है, और अंग्रेजी इतनी उसको आ गई थी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आता था ना, बाकी तो आता ही था, आई गो ताजिकिस्तान ईयर, तो इतना बात समझ में आ गया था कि साल में 1 बार जाता है। तो इस तरह से सिंटेक्स के बिना जो भाषा काम करती है उस भाषा में काम चल रहा था। तो मैंने पहले उससे पूछा व्हाट्स योर नेम, उसने घूर के देखा, मैं कहा नेम, वो समझ गया नेम पूछ रहा है, तो उससे बताया गाई राटी। फिर मैंने कहा एज, उसने कहा 23 ईयर्स। भारत में फूफा लोग इतना करने के बाद तो रिश्ता तय कर लेते हैं, तो उसके चेहरे पर भी ये भाव था कि क्या ये रिश्ता तय करने वाला है। तो मैंने उससे कहा नहीं मैं तो कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। फिर मैंने कहा गैराटी कब से हो अमेरिका में? उसने कहा 1 ईयर। तो मैंने कहा वीज़ा कैसे मिला? बोला ग्रीन कार्ड। तो मुझे ध्यान आया कि ग्रीन कार्ड के मामले में डाइवर्सिटी पॉलिसी काम करती है, हर देश से कुछ लोगों को मिलता है, तो उसमें उसको मिल गया होगा। तो मैंने बहुत सहानुभूति के भाव से पूछा, मैंने गैरेटी कितना कमा देते हो यार? मुझे लगा बोलेगा बहुत कम कमाता हूँ, इस भाव से थोड़ी सी टिप मिल जाए अंत में, और मैं उसको बहुत खुश होकर $10 की टिप दूंगा और एहसान कर दूंगा अंत में, मुझे भी खुशी हो जाएगी। तो उसने कहा कि ऑलमोस्ट $400 to $500 एवरी डे। अच्छा, भारत का आदमी सीधे 80 से गुणा करता है वहां जाके, जो भी फिगर सुनता है खटाक से गुणा करता है। मैं घबरा गया, भाई ये तो बहुत ज्यादा कमा लेता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा कमा लेता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा हाउ मेनी डेज इन ए वीक यू वर्क? क्योंकि वहां सब 5 दिन काम करे, 2 दिन मस्ती करते हैं। ऑल 7 days, क्योंकि मस्ती तो वहाँ के लोग करते हैं ना, बाहर से जाते हो तो भविष्य में मस्ती करने के मूड में होते हैं, अभी मेहनत करते हैं। फिर वो समझ गया कि मेरी इनकम काउंट करना चाह रहा है, तो उससे खुद ही बोला ऑन एवरेज आई अर्न $12,000 to $14,000 पर मंथ। फिर मैंने 80 से गुणा कर दिया खटाक से, तो मैं समझ गया कि ये महीने के 10 से 12 लाख कमा लेता है। तो मैंने उससे फिर पूछा दिस इज योर रेवेन्यू और दिस इज योर सेविंग? भाई आप तो कॉमर्स के लोग जानते हैं, रेवेन्यू अलग है, सेविंग अलग है। नेट इनकम है कि ग्रॉस इनकम है, उसी में सारा खेल हो जाता है, और वैल्यूएशन की दुनिया इसी खेल पे चल रही है कि कुछ का कुछ बोल के वैल्यूएशन करवा लेना है। तो उसने कहा दिस इज माई सेविंग। अब मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि वो 10 से 12 लाख महीने का कमा रहा था, और उसको 12 से गुणा करूंगा तो 1,20,00,000 से 1,44,00,000 हो जाएगा साल का, जो कि 2 साल की MBA करने के बाद 3 साल लोन चुकाने के बाद भी लगभग उतना हो रहा था। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, MBA वाले लोग है ना, आप लोग कॉमर्स की दुनिया में पढ़ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं तो केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के रुझान क्या हैं। तो मैंने बड़ा हौसला मन में रख के सोचा कि कहीं तो MBA वालों को ऊपर उठाऊं। तो मैंने कहा लेकिन तुम्हारी इनकम आगे बढ़ेगी नहीं इससे ज़्यादा, यू हैव ए स्टेबल इनकम, बट इफ़ यू हैड बीन इन सर्विस यू वुड हैव ग्रोन फास्टर, यू वुड हैव गॉट इंक्रीमेंट्स एवरी ईयर। मतलब ये बात समझाने में 1 घंटा लग गया, तोड़ के सेंटेंस बोलने पड़ रहे थे। तो उसने कहा नो, आई एम बाइंग 2 more टैक्सीज। तो मैंने कहा भाई
अभी सेल्फ ड्राइविंग कार की परमिशन तो मेरी नहीं है कि तुम 2 टैक्सी लेके चला दोगे बिना ड्राइवर के, ऐसे कैसे होगा, तुम कितनी चला लोगे। पर नो, आई विल गेट 2 ड्राइवर्स फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड द पर आवर मिनिमम वेजेस इज $10 to $12। तो मैं उनसे दिन में 10 घंटे काम करवाऊंगा, $120 उनको दूंगा, और मैं एक टैक्सी से 400-500 कमा लेता हूँ, 120 दे दूंगा, तो भी मेरे पास मतलब 350 की एवरेज एक कार से बचेगी। 2 से 700 7 दिन चलाएंगे तो मोटा मोटा मान के चलिए कि मामला बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो फिर मैंने टिप दी नहीं उसको। मुझे चिंता थी कि जब मैं उतरूंगा कहीं वो मुझे टिप ना दे दे थोड़ी सी कि भाई आपने इतना पूछा, थोड़ा आप चिंतित हो गए होंगे, अगर आपको टिप चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। और मज़े की बात क्या बोला, साथ में पढ़ाई भी करता है वो, इस सब के साथ साथ वो ऑनलाइन या हाइब्रिड करके कुछ पढ़ाई भी करता है साथ साथ। तो मुझे लगा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए सही केस स्टडी मिल गई मुझे, क्योंकि यहाँ बिजनेस कॉन्क्लेव में तो ऐसी बात करनी चाहिए। तो मैं अपनी बात को केवल 10 मिनट में सार इस एनेक्डोट के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग अभी युवा हैं, जिंदा हैं और सपने देखते हैं। जिंदा होने का मतलब वो नहीं होता है ना, जिंदा होने का मतलब होता है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, ये मतलब होता है ना। जिंदा, एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ऊर्जा से लबरेज युवा हैं और अभी आपके सपने देखने की उम्र है। जिंदा तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी ढो रहे हैं, घिसट रहे हैं, और आप भरे हुए हैं ऊर्जा से। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज़्यादा नौकरी देने वालों की ज़रूरत है, और हम अपने 5000 साल के इतिहास में पहली बार उस दौर में हैं जहाँ स्टार्टअप करने वालों को इज्जत मिल रही है, वरना यहाँ इज्जत नहीं होती है। अभी जो सरकारें हैं हमारे पास, सेंटर में भी, कुछ स्टेट्स में भी, और किसी मामले में आप उनसे सहमत हों असहमत हों, समर्थन करें विरोध करें, इस मामले में तो आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने पहली बार स्टार्टअप करने को इज्जत वाला काम बना दिया है। और यदि ऐसा बना ही दिया है, और फिर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ग्रेजुएट्स जिन लोगों ने बिजनेस को इतना ध्यान से समझा है, उसकी बारीकियां समझी हैं, वो उसके बिना अगर वो भी नौकरी ढूंढते रहेंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो कुछ साल नौकरी करना ठीक है, लेकिन यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि चुपचाप ज़िंदगी गुजार लेनी है तो ठीक है, कीजिए नौकरी। नौकरी करनी है, साथ में कुछ किताबें लिखनी है तो कीजिए नौकरी। पर यदि कुछ बड़ा सोचा है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस देश और समाज को कुछ बड़ा योगदान दे सकें, तो सबसे अच्छा विकल्प है उद्यम। और उद्यम का मतलब केवल आर्थिक उद्यम नहीं होता है। उद्यम का मतलब है कि आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत शांत व्यक्ति नहीं हैं। और जोखिम लेना कुदरत ने सिखाया, हमें प्रकृति ने सिखाया है। प्रकृति के विधान में सुरक्षा नहीं होती है, प्रकृति के विधान में जोखिम ही जोखिम है। वो तो हमने शहरों में, गाँवों में सुरक्षा डेवलप कर ली है, और थोड़ी बहुत सुरक्षा ज़िंदगी में रहे तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जंगल का नियम, प्रकृति का नियम सुरक्षा पे नहीं टिका है, वो खतरों पे टिका है, जोखिम पे टिका है। जो भी आप में से अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाने के लिए जोखिम लेने को तैयार है, मेरी नज़र में वही एंटरप्रेन्योर है, वही उद्यमी है। और जोखिम केवल पैसे के लिए नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए।